हेलो गाइस, तो आज है डे 11 ऑफ द एमसीक्यू। और ये कौन से एमसीक्यू कर रहे हैं? हमने 500 एमसीक्यू सीरीज चला रखी है जो आपके लिए, जो बच्चे यूजीसी, जेआरएफ, नेट, आईआईटी गेट, 11th 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, जो कि सारे बच्चे साइकोलॉजी के रिलेटेड फील्ड में हैं, ये क्वेश्चन उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएंगे। जी हाँ, मेरा नाम है कैफी शॉर्ट और मैं आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ साइकोलॉजी की फील्ड में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को, ताकि फ्यूचर में आने जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस कॉम्प्लिकेटेड टास्क रिक्वायर एंड सिंपल टास्क रिक्वायर। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या रहा है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अब नॉर्मल इंडिविजुअल से पूछोगे तो उसको ये लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क होते हैं दे नीड हाई अराउजल, बल्कि इट्स क्वाइट अपोजिट। जो आपके कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं उनके लिए लो अराउजल रहता है, और जो आपके सिंपल टास्क है उनके लिए हाई अराउजल रहता है। ये किसने बताया था? ये यूडिक्स बेंडर लॉ ने बताया था कि जो आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टास्क में आपका लो अराउजल रहेगा और सिंपल टास्क में आपका हाई अराउजल रहेगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू यार्किस डोटसन लॉ, मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस ऑन कॉम्प्लिकेटिंग टास्क रिक्वायर लोअर अराउजल, while maximizing performance on the simple tasks require higher arousal, राइट? तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। शेन हैड नो इनिशियल interest in trying a new neighborhood restaurant, but he saw an advertisement for the restaurant so frequently that he became interested. For Shane, the restaurant ad was A or N. अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो शेन था वो इनिशियल उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था जो उसके नेबरहुड के रेस्टोरेंट में, बट जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट को देखता है रेस्टोरेंट के बारे में सो फ्रिक्वेंटली, उसका जो इंटरेस्टेड होता है वो चेंज हो जाता है। पहले उसका इंटरेस्टेड नहीं था, अब वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है, राइट? फॉर शेन द रेस्टोरेंट एड, जो रेस्टोरेंट की एड है वो क्या है शेन के लिए? मोटिव बिल्कुल नहीं है, ये उसका मोटिव नहीं है। ये उसकी ड्राइव, ड्राइव भी नहीं है। फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकती, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव में फीलिंग्स तो हो ही नहीं रहा है। या तो ये इंस्टिंक्ट हो सकती है या फिर इंस्टिंक्ट होती है। इंस्टिंक्ट क्या होती है? दैट इज योर इंटरनल गट फीलिंग, राइट? लेकिन यहाँ पर गट फीलिंग से नहीं है। ई इज द राइट आंसर। इंसेंटिव, उसे क्या लगा कि जैसे ही वहां पर अगर वो जाएगा, इट मे पॉसिबल एड पे जो उसका फ्री ऑफ कूपन है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की एड में ये स्पेशल डील चल रही है, या फिर आपको इतने परसेंट को ऑफ मिल जाएगा, दैट इज इंसेंटिव। उसे क्या लगा कि उसमें क्या है, उसका फायदा है। ओके। E, an incentive is an external stimuli that prompts some sort of the goal directed behavior, right? goal directed behavior क्या था कि वो वहां जाके क्या करे, उस रेस्टोरेंट में ट्राई करे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स। In this case, the behavior is visiting the restaurant and the stimulus is the advertisement. और stimuli क्या है? आपकी advertisement. These factor make up and the incentive. और ये फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? आपका इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ईच मॉर्निंग 4 year क्लो gets up and play make believe with her the stuffed toy or animals and the other toys in her bedroom. stuffed animal से और जो दूसरे टॉयज हैं उनके साथ वो क्या करती है? खेलती है। what type of the motivation is this behavior called? अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब देखिए कई बच्चे अनकॉन्शियस मोटिवेशन तो ये है नहीं, बिल्कुल गलत है। ड्राइव रिडक्शन भी नहीं है, अराउजल बेस भी नहीं है, राइट? कोई अराउजल। अब आपके पास ऑप्शन बचे ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब होती है जब उसको बाहर से क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या उसे यहाँ पर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं, यहाँ कोई रिवॉर्डमेंट नहीं मिल रहा है, दैट इज एक्सट्रिंसिक भी मोटिवेशन नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्यों उसका सही आंसर है? क्योंकि वो बच्चा अपने आप जा रहा है, टॉयज के साथ खेल रहा है सो दैट ही कैन फील द गुड। बाहर से उसका कुछ उसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट नहीं। बच्चे को इंटरनली हैप्पी चाहिए, किसी के हैप्पी, किसी के इमोशन। अगर मैं खुश होना चाहता हूं, सपोज करिए कि मैं अपने आपको आइसक्रीम की ट्रीट दे रहा हूं, दैट इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। ओके। क्लो is showing intrinsic motivation in this example. Intrinsic motivation originate internally, making the motivation for the behavior itself. In the case of the claw playing, there are no external factor that drive the behavior. कोई भी बाहर का फैक्टर नहीं है। अब बच्चों ने क्या देखा कि टॉय के साथ खेल रहा है, टॉय क्या होता है? एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल टिक कर दिया। एक्सटर्नल नहीं होगा। अगर सपोज करिए मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि इफ आई एम गोइंग
और इफ आई एम गिविंग ए ट्रीट टू माई सेल्फ, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ या आइसक्रीम दे रहा हूँ अपने आप को, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, सो दैट मैं अंदर से क्या फील कर सकूं, गुड फील कर सकूं। आइसक्रीम मेरा मोटिवेशन नहीं है, राइट, मैं अंदर से गुड फील होना चाहता हूँ। सेम गोज विद दिस एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन टू ईट, ओवर ईट और रिस्ट्रिक्ट ईटिंग? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इन्फ्लुएंस करता है, नॉट इन्फ्लुएंस मतलब कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, सॉरी, मोटिवेशन टू ईट के लिए या फिर ओवर ईट या फिर रिस्ट्रिक्ट ईट के लिए? कल्चरल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेकेंडरी ड्राइव फैक्टर या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर? अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि कल ही मैंने बताया था ईट, स्लीप, हंगर, सेक्स, ये क्या है होती है हमारी, ये प्राइमरी नीड होती है, राइट। अब यानी कि हंगर क्या है, प्राइमरी नीड है। यहां पर अगर ऑप्शन में देखोगे, यहां पर क्या दे रखा है, सेकेंडरी ड्राइव, यानी कि सेकेंडरी ड्राइव्स जब ये प्राइमरी में आ रहा है तो हाउ इट कैन बी हंगर। अगर हमारा प्राइमरी ड्राइव में आ रहा है, हाउ इट कैन बी हंगर कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड विद द सेकेंडरी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब वो प्राइमरी में आ रहा है तो सेकेंडरी में कैसे आ सकता है? तो सेकेंडरी ड्राइव फैक्टर इसका सही आंसर होगा, राइट। देखिए अगर आप देखेंगे कल्चर में, इट में पॉसिबल, बहुत सारे कल्चर में आप देखोगे कि कहा जाता है कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं या फिर किसी भी चीज में आप देखोगे, किसी भी रिलीजन में देखोगे, इफ यू आर ईटिंग गुड दैट मीन यू बिकम ए हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड, राइट। बायोलॉजिकल फैक्टर आपके जीन से रिलेटेड रहते हैं, डेफिनेटली ये ईटिंग पे भी डिपेंड करते हैं। आप देखोगे कईयों के पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा थिन है तो उनके बच्चे भी थिन और लॉन्ग रहेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर, डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे हो सकते हैं, अगर आप देखेंगे अफ्रीका का, वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, बहुत ज्यादा लो है, लो इन द सेंस कि वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी है, तो क्या वहां की पॉपुलेशन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, राइट। सेकेंडरी फैक्टर जो हमारा आंसर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी, दैट मीन्स इमोशनली मेंटल फैक्टर भी आपका पता है, अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं तो बच्चा आसानी से नहीं खा पाएगा, राइट। तो अगर कौन सा फैक्टर नहीं है यहाँ पर, दैट इज सेकेंडरी ड्राइव फैक्टर यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए सेकेंडरी ड्राइव इज ए ड्राइव दैट इज लर्न, वेर एज हंगर इज ए फिजियोलॉजिकल एंड नॉट लर्न, मेकिंग इट ए प्राइमरी ड्राइव। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कौन सी आपकी प्राइमरी ड्राइव है। द अदर चॉइसेस कल्चर, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर डू इम्पैक्ट ईटिंग बिहेवियर इन द इंडिविजुअल। ओके, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जरा सी भी इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती है, इफ़ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ हिट ए सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड और वीडियो को लाइक करके भी जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो विद बेस्ट कंटेंट आपके सामने क्या कर सके, आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करके जाइए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको बुरी लग रही है तो कमेंट करके बताएं कि सर इस तरीके से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं या फिर सर ये चीज़ ऐड कर लीजिए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आप बनाना चाहते हैं तो वो भी है आपके पास। आप हमारा व्हाट्सएप की भी आप अवेलेबिलिटी है, ईमेल की भी अवेलेबिलिटी है, टेलीग्राम पे भी आप हमारे से जुड़ सकते हैं। तो ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल, यू कैन यूज एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू give your information or any review or feedback that you want to give. Okay, next question, which of the following is not a cultural influence on eating behavior? अगर हम देखते हैं कि कौन सा कल्चरल का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, देखिए अमाउंट ऑफ इट दैट इज ए कल्चरल इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ठीक है। टाइम भी बिल्कुल ठीक है। कई बार जैसे अगर आप हिंदू मैथोलॉजी में देखोगे तो कहते हैं रात में खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी कल्चर का इन्फ्लुएंस कर रहा है। द बॉडी इमेज आइडियल, डेफिनेटली अच्छा खाओगे तो अच्छा रहेगा। मेमोरी ऑफ अवर लास्ट मील, दैट मीन्स ये आपका नहीं रहता है कल्चर इन्फ्लुएंस में। कोई कल्चर में ये नहीं बताएगा कि आपने लास्ट मील कब खाई है, उसकी मेमोरी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, दैट मीन्स डी इज अवर राइट आंसर, राइट। रिचुअल अराउंड ईटिंग, डेफिनेटली रिचुअल्स रहते हैं, जैसे कि अगर आप साउथ में चले जाओगे तो खाने से पहले खाने के चारों तरफ पानी की छींटे मारते हैं। अगर आप हिंदू में नॉर्थ की तरफ आओगे तो खाने का एक जो आप कह सकते हैं जो हल्का सा तोड़कर कट कर कर जमीन में या फिर आप कह सकते हैं कि अग्नि में दिया जाता है, राइट, या फिर आप कह सकते हैं एनिमल्स को भी दिया जाता है। तो दीज आर द रिचुअल्स अराउंड ईटिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अवर स्टोरी और लैक ऑफ मेमोरी
of our last meal is related to our short term or possibly long term memory availability. Those with the short term memory deficit may have difficulty remembering their last meal and therefore experience some misguided cues around if they are in the fact of the hungry. This phenomenon is not influenced by the culture, but the other choices are impacted by the culture. Definitely. Okay. What is the key difference in the human sexual behavior versus the sexual behavior in other organism? अगर देखिए तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी सेक्सुअल ड्राइव है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन प्राइमरी फंक्शन अगर हम देखें तो सेक्सुअल ड्राइव एनिमल के केस में भी आपका प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो क्या करा जाता है, वो लर्न करा जाता है। लर्न इन द सेंस ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ही वो सारी चीजें आपके अंदर अपने आप डेवलप होने लगती थी। इट टेक ए प्रोसेस, इट टेक ए टाइम टू लर्न दिस काइंड ऑफ द थिंग, राइट। तो अगर मैं देखूंगा ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर इज प्राइमरी बायोलॉजिकल ड्राइवन, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर इज हेवनली इन्फ्लुएंस बाय द लर्निंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर इज ड्राइवन बाय द हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है। बट अगर हम बात करें की डिफरेंस में, की डिफरेंस ने क्या पूछा, ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर वर्सेस द सेक्सुअल बिहेवियर में, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर इज द हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लर्निंग, राइट। दिस इज द मेन और यू कैन से क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म मच ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर इज लर्न। This is the demonstration by the fact that individual continue to engage in the sexual behavior after hormone level or presence has changed। अगर उनका देखिए हार्मोन्स लेवल इम्बैलेंस हो गया है या फिर चेंज हो गया है या फिर प्रेजेंस हो गया है, तो भी एक पर्टिकुलर क्या रहते हैं, एक रिचुअल्स के अंदर रहते हैं, उस प्रोसेस को लर्न करते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू जस्ट गेट बर्थ और आप उसके बाद तुरंत उस चीज के अंदर लग गए, राइट। इट टेक ए टाइम टू डेवलप द प्रोसेस एंड इट इज अ प्रोसेस दैट ए ह्यूमन बिहेवियर और यू कैन से इन द प्रोसेस ऑफ दिस बिहेवियर ह्यूमन में सेक्सुअल बिहेवियर क्या करा जाता है, लर्न करा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ह्यूमन सेक्सुअल रेस्पॉन्स? रेजोल्यूशन, एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गेज्म। एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गेज्म, रेजोल्यूशन, ठीक है। प्लेटो, एक्साइटमेंट, ऑर्गेज्म, रेजोल्यूशन, एक्साइटमेंट, ऑर्गेज्म, प्लेटो, रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पर ऑर्गेज्म पहले आ रहा है। आई होप इतना अगर मैं नॉर्मली मान के जाता हूँ, आई थिंक सबने इसका, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सबको पता होगा ऑर्गेज्म, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ द एंड स्टेज, राइट। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर मैं देखूंगा या तो आइदर ए होगा या फिर ऑप्शन आपका बी होगा। अगर आप देखोगे रेजोल्यूशन क्या रहता है, रेजोल्यूशन ऑर्गेनिज्म के बाद आता है हमेशा। अब एक्साइटमेंट सबसे पहले होती है, देन यू मेक ए प्लेटो and then after orgasm and then resolution. So option number B is the right answer. Resolution something like that, ki making a promise that it will not or something like that. Okay, so excitement is the first phase of the human sexual response and it is followed by a plateau phase which increase arousal but at a slower pace, धीरे धीरे, right. Orgasm follow the plateau phase which after which both male and female move to the resolution or return to the previous heart rate and the मसल्स रिलैक्सेशन। कहाँ पहुंच जाते हैं, जो उनकी नॉर्मल कंडीशंस थी, नॉर्मल उनके कंडीशन मींस इन द हार्ट रेट एंड द मसल्स रिलैक्सेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रेशन इन द ह्यूमंस। ओके, एक्सेप्ट, ये कह रहा है कि ये सारी चीजें सही है अगर हम बात करें अग्रेशन में, ह्यूमन एग्रेशन के बारे में, एक्सेप्ट। तो एग्रेशन इज एक्सटर्नल ट्रिगर, इट में पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है ये, ठीक है, बाहर से ट्रिगर हो सकता है। एग्रेशन इज लर्न, ठीक है, आप देख सकते हैं कि सामने वाला ऐसा गुस्सा, इतना गुस्सा कर रहा है, जैसे कि सपोज करिए आप ऑफिस में काम करें, अगर आप देख रहे हैं कि बॉस हमारा ऐसा गुस्सा कर रहा है और मेरे पे भी अथॉरिटी है गुस्सा करने की, तो आप अपने जो इन्फीरियर है या फिर आपसे जो छोटे हैं आप उनको ऐसा डांट सकते हैं बिकॉज बॉस वो काम कर रहा है। तो अग्रेशन कैन ऑल्सो बी लर्न। अग्रेशन इन्फ्लुएंस बाय द जेंडर, डेफिनेटली, राइट। the punishment would not be same for the male and the female, right। तो aggression is influenced by the gender। एग्रेशन इन इन्फ्लुएंस बाय द इंटेंट, डेफिनेटली आपकी इंटेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप एग्रेशन दिखाओगे। सपोज करिए मेरी इंटेंट है किसी को पनिश करने की और मेरी इंटेंट है किसी को पनिश नहीं करने की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो अपना एग्रेशन है कम या ज्यादा करूंगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा है, दैट मीन्स यही हमारा ऑप्शन होगा। कल्चर इज ए नॉट ए फैक्टर इन द एग्रेशन, कल्चर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट डज नॉट मीन वेदर यू बिलोंग टू एनी कल्चर, एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ इट, राइट। और कल्चर इज ए, अगर not near, culture is a factor in the aggression, right? Okay, culture is definitely a factor in the aggression and the way aggression behavior are expressed in human. Some argue that the exposure to the violent media increase aggression. Culture differences in aggressive behavior exist regionally in the US by religious background and in many
अदर कॉन्टेक्चुअल कल्चरल कंटेक्स्ट। अब अगर आप देखोगे तो देखिए कभी भी आप बात करोगे, अगर मैं ईस्ट और वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर इतना ज़्यादा आप देखोगे कि बच्चों को मारना नहीं है, अग्रेशन में इतना ज़्यादा नहीं होना है कि ऑल्थो चाइल्ड अब्यूज काफ़ी ज़्यादा होता है बट दे विल नॉट हिट द किड। मीनवाइल हेयर no matter at what age your parents will always be, you know, they can hit you no matter at what age, right? क्योंकि माँ तो माँ है और पापा तो हमेशा क्या है, पापा ही है, ठीक है? तो कभी भी आपको मार सकते हैं एंड वी कैन नेवर कंप्लेन अबाउट दैट, राइट? बट दे कैन कंप्लेन टू द पुलिस एंड पुलिस विल अबडक्ट देयर पेरेंट्स एंड दे कैन पुट इन द जेल, राइट? आई होप यू गाइज नो कि अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत कर दी तो पुलिस पेरेंट्स को ले जाती है एंड दे कैन impose any kind of the sedition charge or many other नॉन बेलेबल वारंट टू देम कि आपने ऐसा कैसे करा, राइट? सो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है कल्चर का भी। तो कल्चर इज द पार्ट ऑफ द एग्रेशन। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोज़ आपको मिस ना हो पाए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन एक्सेप्ट, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मोटिवेशन की, क्या इसके अंदर नहीं है, तो आप देखेंगे अचीवमेंट इज ऑल्सो बिलोंगिंग इमोशंस। देखिए इमोशंस आर द फीलिंग्स, राइट? अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन आपका इफेक्ट करता है, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ द मोटिवेशन। इमोशंस आपके मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं, नॉट द वाइस वर्सा, राइट? वाइस वर्सा नहीं। तो इमोशन इज द राइट आंसर। अचीवमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द मोटिवेशन। बिलोंगिंग, आप सपोज करिए मैं कह रहा हूँ आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो यू आर मोटिवेटेड टू दैट ग्रुप। एक्सप्लोरेशन डेफिनेटली क्यूरियोसिटी, राइट? कि भाई मैं क्यूरियस हूँ तो आई वुड बी टू मच मोटिवेटेड। सपोज करिए कल मेरे को किसी एक नए इंस्टीट्यूशन में जाना है तो आई विल एक्सप्लोर दैट इंस्टीट्यूशन, तो आई एम टू मच मोटिवेट फॉर दैट कि हाँ भाई मैं देखूंगा नई चीज़ है क्या है। सेफ्टी रीजन सेम गोज फॉर दैट। इमोशन इज योर नॉट आंसर। ऑल्थो मोटिवेशन एंड बिहेवियर मे बी ड्रिवन बाय द इमोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमोशंस के थ्रू आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है एंड मोटिवेशन भी चेंज हो सकता है। भाई मेरे इमोशन है, सपोज करिए कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो इमोशन क्या होंगे, मोटिवेशन जो होगा वो मैं अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशन सैड फील कर रहा हूँ तो मोटिवेशन मेरा क्या होगा, लो होगा। बट दिस वाइस वर्सा कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट? अब देखिए यही यहाँ पर लिख रखा है, ऑल्थो मोटिवेशन or behavior may be driven by the emotion or in turn may be influence emotions. Emotion themselves are not motivation. Emotion themselves are not motivation. Okay. The other choice is to describe specific motivation frequently found in the human behavior. What is the top of the Maslow hierarchy of the need? I hope आपने ये पढ़ रखी हो। 5 के 5 इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड। बिल्कुल सही है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे ऊपर क्या रहती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं आइडियल सेल्फ भी अगर आप देखोगे, राइट? या फिर इसे कई बार रियल सेल्फ भी कहा जाता है, राइट? तो ये क्या रहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप को जानना कि जहां तक मैंने अपने आप को जाना, क्या मैं वहां पर वो जो मेरे अंदर का पोटेंशियल था, क्या मैंने उस तक वो काम करा, क्या जो मेरे को पहुंचना था, जहां पर जिस गोल को मैंने अचीव करना था, क्या मैंने उसको अचीव कर लिया, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके। Self-actualization is the top of the Maslow hierarchy and refer to the realization of the potential in an individual कि अपने potential का आपने क्या करा है, सही use करा है। According to the Maslow theory, an individual can only begin the process of the reaching his or her on best potential after other needs in the hierarchy are met। जैसे जैसे उसकी hierarchy meets होती चली जाएगी वैसे वैसे वो क्या होता चला जाएगा, ऊपर बढ़ता चले जाएगा। मैंने मास्लो की थ्योरी में आपको बता रखा है। Natalie recently lost her job and her home may be foreclosed. She has resources for food and the water. ये कौन सी होती हैं, ये आपकी कौन सी नीड होती हैं, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, राइट? सबसे जो एस्टीम आप कह सकते हो, जो सबसे जो नीचे की नीड होती है, दैट इज योर फूड एंड द वाटर, राइट? In the meantime, Natalie would like to find a significant other. Using Maslow hierarchy, which level does the Natalie likely नीड टू एड्रेस बिफोर मूविंग टूवर्ड फाइंडिंग ए सिग्निफिकेंट अदर? वो क्या करना चाहती है, आप उसे क्या चाहिए, एक घर ढूंढना है। अब घर किसके लिए, खाने के लिए नहीं, खाना है उसके पास फूड और वाटर। अब उसे क्या चाहिए, घर चाहिए। घर किसके लिए, सेफ्टी नीड्स के लिए, डेफिनेटली, राइट? तो देखते हैं आंसर बी इज राइट।
A safety need includes shelter, health, and other basic need above food and the water. In this case, Nettie needs to find to fulfill her safety need before moving up and the hierarchy to the belongingness. राइट तो ये था गाइज आज आपके क्वेश्चन। टोटल 11 क्वेश्चन करवाए गए क्योंकि इसके बाद आपका क्या रह जाएगा, नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको सामने ला सके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.